लोगों को क्या पता कि मैं आखिर सिर हाँ मैं या ना मैं क्यों हिलाता हूँ। वो तो इसे ही पूछ कहते हैं। मतलब इसी सिर हिलाने से उनके कई प्रश्नों के हल व कई इच्छाओं के पूरे होने का पता चलता है। वो तो नासमझी से मेरी मजबूरी में ही कई तरह की गलत धारणाएं जोड़ लेते हैं। पर जो भी है, मुझे इस खेल में मजा तो बहुत आता रहा है। लेकिन अब मैं कुछ ऊब सा गया हूँ। पर क्या करूँ, लोगों का मुझ पर अटूट विश्वास है, शिकायतें भी हैं, लेकिन वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो मुझे कई अच्छी बातें आपको बतानी है। एक बच्चा कुंभ के मेले में खोया होगा कब। माँ ने पूछ लिया था कि मिलेगा तो कब। अब मैं कुछ देर तो परेशान रहा था, लेकिन फिर मुझसे उस माँ का चेहरा देखा नहीं गया और मैंने हाँ में सिर हिला दिया। भला हो भगवान की कुदरत का कि वह बच्चा किसी भले मानस के साथ 2-3 महीने में घर पहुंच गया। जब मैं दूसरी बार उस घर में गया था तो उस औरत ने मेरे मालिक की झोली में 100 का नोट और मेरे पेट में कई तरह के पेड़े डाले थे। वो फल जो लोग सीधे मेरे मुंह में डाल देते हैं वो तो मेरे पेट के हो जाते हैं, लेकिन वो फल जो मेरे मालिक के हाथ में आते हैं वह कभी आज तक मुझे नहीं मिले। मेरा मालिक इन्हें अपने झोले में इतनी तेजी से डालता है कि जैसे वो इन्हें संभाल कर रख रहा हो, ताकि वो घर जाकर बड़े आराम से मुझे खिलाएगा। मेरे बाबा मालिक के बारे में मुझे भगवान से थोड़ी ही शिकायतें हैं। आखिर उसका भला हो जो मुझ जैसे मूर्ख बैल को समाज में इतनी इज्जत दिला रहा है। चाहे इसमें उसका स्वार्थ ही हो, लेकिन इससे मुझ जैसे बैल को एक नई जिंदगी देखने को मिली है। पर कभी कभार मन उदास भी हो जाता है इस कोरे बकवास और झूठ से भरी जिंदगी से। तो फिर उन्हीं खेतों वो पुराने खो चुके दोस्त गोपी की यादें मन में सवार हो जाती है। खेत खलियानों में दौड़ना, कभी मक्की के मीठे मीठे पौधे खाना, कभी हल को बड़े जोश से खींचना और कभी तेजी से खेत में हल लेकर ही दौड़ जाना। मुझे आज भी याद है वह मालिक जिसे सब लोग अपने बैलों की देखभाल के कारण तारीफ से नवाजते थे। वह हमेशा हम बैलों का ख्याल रख बड़ा शानदार बुड्ढा था। पूरा गांव उसे मेहर कहता था क्योंकि पूरे गांव की आधी जमीन उसके पास थी। हमें हर सर्दियों में वह 4-4 किलो शुद्ध देसी घी खिलाता था, जिसे उस मेहर का लड़का लुधियाना से लाता था। किसी दूध के प्लांट में काम करता था। क्या स्वादिष्ट घी होता था। यह बात दूर दूर के गांवों के बैलों को आज तक हजम नहीं हुई होगी। मेहर खुद तो करीब 5 फुट का ही था, पर हम पर हल रखने के लिए उसे एड़ियों पर खड़े होना पड़ता था। हम दोनों ने मस्ती में कई बार हल भी तोड़ डाले थे, लेकिन मेहर ने कभी शिकवा नहीं किया। पता नहीं क्या बंदा था वो। वह मेहर हमें मेले से खरीद कर लाया था। तब हम बिल्कुल छोटे थे, लेकिन मेहर की सेवा ने हमें ऐसा बना दिया कि लोग हमें देखने के लिए दूर दूर से आते। उस वक्त मेहर तो खुश होता ही था, हम भी कम खुश नहीं होते। नंदी की आंखें पानी से भर आई, लेकिन अच्छे बुरे विचारों की झड़ी अभी तक खत्म नहीं हुई। उसके पुराने साथी गोपी को एक दिन सांप ने काट खाया था। वह बच नहीं सका था। दूर शहर का डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाया था। मेरा कोई जोड़ीदार दूर कोसों तक मेहर को नहीं मिला, इसीलिए आखिर भरी जवानी में मुझे गुज्जर तेली को मुफ्त में ही दे दिया था। मेहर मुझे कभी नहीं देता, लेकिन गुज्जर तेली ने झूठ बोलकर कि मेरा साथी उसके किसी दोस्त के पास है और इनकी जोड़ी फिर से बन जाएगी। यह बातें मेहर को ठीक लगी, पर मुझे देते वक्त मेहर की आंखों से आंसू टपक पड़े थे और मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं भी गुज्जर तेली को कई दिन खटकता रहा। शुक्र है कि उसने मुझे बूचड़ खाने वालों को नहीं बेचा, वरना ये कहानी कब की खत्म हो चुकी होती। फिर एक दिन पूछ देने वाला एक छोटा सा मरियल सा नंदी बैल उस गुज्जर तेली के आंगन में आया और उसके साथ आए 2 बाबा। उन्होंने उस बैल से कुछ पूछा और उसने हाँ में सिर हिला दिया। बस मेहर और तेली के बाद अब ये दोनों ही मेरे मालिक थे। अब इस छोटे से मरियल भोंपू से बैल के पीछे पीछे मुझे भी चलना पड़ता था। कई तरह की सड़कें देख ली थी मैंने कुछ ही समय में। वह छुटका बैल हमेशा रोब में रहता, जैसे मुझे अपने प्रोफेशन में बच्चा समझता हो। मेरे कदकाठी का उस पर कोई असर नहीं होता था, मानो वो जैसे मुझे ऊंचा लंबा गबरू पल्ले ठीकरियां जैसे समझता हो। लेकिन मैंने भी जवानी में देसी घी खाया था। मैं उसके सारे पैंतरे बड़ी जल्दी समझ गया था। ये पैंतरे सिर्फ इतने थे कि
कि जब मालिक के हाथ में पकड़ा घुंघरुओं वाला डंडा एक बार उठ जाए और घुंघरुओं की आवाज आ जाए तो सिर ऊपर को उठाना होता है और फिर ऊपर से नीचे की ओर। और यदि मालिक के हाथ बैल के शरीर को थपथपाए तो फिर सिर को दाएं बाएं हिलाना होता था। यह सब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि मैं और गोपी मेहर के इशारों पर नाच उठते थे। ये तो सिर्फ सिर हिलाने की बात थी, लेकिन कुछ बैलों को ये काम सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक बार अपने बाबा मालिक के साथ एक दूसरे नंदी बैल के यहाँ गया था, जहाँ पर उन्होंने मेरा प्रयोग उस मूर्ख बैल को यह सब सिखाने के लिए किया था। उस अनपढ़ गवार को आखिर सिर हिलाने की समझ कहाँ थी। उसने मेरा भी हाल बेहाल कर दिया था। जब तक 5-7 डंडे उसकी खाल पर नहीं पड़ते थे तब तक उसका सिर नहीं हिलता था। उसको सिखाने के चक्कर में मेरी गर्दन का दर्द कई दिन तक नहीं गया था। अब फिर से अपने इस मरीज भोंपू की बात करते हैं, जिसके इन 2 पैंतरों को मैंने ऐसे गांठ में बांधा कि अब वह मुझसे जल्दी कुछ नहीं दे सकता था। लोग उसे भूल गए थे। जहाँ कहीं भी जाते लोग कुछ मुझसे ही मांगने की इच्छा जताते, क्योंकि मेरे कद का ठीक है सामने वो बेचारा बोना ही लगता था। और ऊपर से मेरी हाजिरी जवाबी की प्रश्न पूछा नहीं कि मैंने बंदा देख के या फिर हाथ में पेड़ा या फल देख के सिर हाँ में हिलाया नहीं। अब तो मुझे कुछ कुछ उन कागजों की भी पहचान हो गई थी, जिन्हें मेरे दोनों बाबा मालिक हर शाम को इकट्ठे गिनते थे और कभी कभार शराब पीकर मस्ती में अपने झोले से मीठे रसीले फल मेरे पेट तक पहुंचाने का एहसान भी कर देते थे। बस फिर एक दिन जालिम उसी शराब ने उन दोनों बाबा मालिकों को किसी बात पर उलझाकर अलग करवा दिया था। एक के साथ वह भूपू रह गया और दूसरे के हिस्से में मैं आ गया, और तब से मैं ही नंदी बैल के नाम से मशहूर हो गया और मैं अपनी मार्केट का अब शहंशाह हूँ। दूर इलाके या शहर में मुझसे तेजी से कुछ देने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ी उम्र तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन पुरानी खुराकी इतनी तेजी से शरीर का साथ नहीं छोड़ती। बस एक चीज़ है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा तोड़ा है, वह है शहरों में मोटरों से निकलने वाला धुआं। इस धुएं की वजह से मेरी सांसें बड़ी जल्दी फूल जाती हैं। और दूसरा, मुझे ख़त्म करने में इन पक्की सड़कों का भी सबसे ज़्यादा योगदान है। जब सड़क पर चलता हूँ तो सड़क पर कोलतार के बीच से निकले कंकड़ तलवारों की तरह पैरों में चुभते हैं और एक बड़ा भयंकर दर्द देते हैं। लेकिन मेरा दुख उतना बड़ा नहीं है जितना उन बैलों का होता है जिन्हें किसी बड़े से ठेले को खींचते हुए देखता हूँ, और कई तो घोड़े की तरह दिन रात सड़कों की खाक छानते हैं। एक बात और है जिसे मैं कभी भूल ना पाऊंगा। एक बार मैं और मेरा बाबा मालिक दूर पहाड़ी प्रदेशों की ओर निकले थे। एक पहाड़ी के ऊपर वाले गांव की ओर हम शाम को ही निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया था। एक पुराने से छप्पड़ में बाबा ने डेरा लगा लिया, लेकिन बहुत से जंगली वृक्षों के बीच में मुझे चैन नहीं पड़ रही थी, और एक तेंदुआ धीरे धीरे हमारे छप्पर के करीब मेरी खुशबू को पहचानता हुआ पहुंच चुका था। मैं खूंटे से बंधा था बाहर, और बाबा शायद अंदर छप्पर में 2-4 गिलास अपने पेट में ठूस कर सो चुका था। जैसे ही तेंदुए ने मुझ पर झपटा मारा, वह मेरी गर्दन से फिसल गया और मारे डर के पता नहीं कब खूंटा मिट्टी से बाहर निकला था और मैं छप्पर के दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया था। तेंदुआ तो मेरी दौड़ देखकर ही जैसे मुझे माफ कर गया हो। फिर पूरी रात मैंने उस छप्पर में अपने मालिक को निहारते बिताई थी। उस दिन पता चला था कि किसी भी जानवर के लिए कोई मालिक कितना जरूरी होता है। बस तब से ही मैंने बूढ़े होते बाबा का जिंदगी भर साथ निभाने की कसम ली थी। वक्त फिर बड़ी तेजी से बीत गया और कई बातें हुई, लेकिन जो सबसे बुरी बात थी वह थी मेरी ख़त्म हो चुकी जवानी। आजकल मैं बीमार हूँ। मेरे घुटनों में ज़्यादा चलने की वजह से एक अजीब सी बीमारी हो गई है। अब तो डॉक्टर सिर्फ मुझे आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन मेरा बाबा मालिक मुझे आराम नहीं करवा सकता। उसने एक नया ही मंत्र अपना लिया है। अब उसने घर के बाहर ही साइन बोर्ड लगा दिया है, यहाँ पूछ लो। बस जैसे ही कोई आता है मुझे खड़ा कर दिया जाता है, कुछ तो देनी ही पड़ती है। मैं रोते बिखरते उठ तो जाता हूँ, लेकिन शरीर का एक एक अंग जवाब दे जाता है। टांगों में दर्द जैसे बिजली की तरह दौड़ता है, अंदर से रोना निकल जाता है। मुझे अब अपने आप पर तरस आने लगा है। मुझे अपने सब किए हुए पाप याद आने लगे हैं। मुझे वो बीती बातें याद आ रही कि ना जाने हमने कितने लोगों के खेतों में चोरी छिपे घास को फसलें उड़ाई हैं। सबसे बड़ा पाप तो मैंने नंदी बैल बनकर किया है। पता नहीं
कितने झूठ बोलकर लोगों को ठगा है। ना जाने कितनी माताओं की बद्दुआएं मुझे लगी होंगी। पता नहीं कितने मुफ्त के पेड़े मैं इस झूठ के दम पर खाता रहा हूँ। लोगों का दिया अनाज का एक एक पेड़ा मेरे पेट में जैसे जहर बनकर मेरे शरीर को डस रहा है। अब तो मुझे भगवान से भी डर लगने लग गया है कि अब वो मुझसे पता नहीं कौन सा हिसाब लेगा। अब तो इस उम्र में ये मेरा मालिक मुझे जल्दी से बूचड़खाने को ही दे दे तो भला हो इसका कि वहाँ जाकर एक ही पल में मेरे प्राण निकाल लिए जाएं, वरना यहाँ पर तो पता नहीं कब तक मौत का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर कहीं ये बाबा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया तो फिर मुझे इस शहर के पशु प्रेमियों के एहसान पर कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। और फिर वही बात हुई, बूचड़खाने वालों ने मुझे मुफ्त में भी लेने को मना कर दिया और बाबा ने मेरा ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर दिया। सुबह ही वो निकल जाता, कभी 2 दिन कभी 4 दिन के बाद अपनी शक्ल दिखाता। कल तक महरों के आंगन की शान बनता मोती और फिर वर्षों नंदी बैल के नाम से भगवान की तरह पूजा जाता रहा। मैं अब लोगों की दया पर जीने लग पड़ा हूँ। मुझे अगर मेहर जैसा दयालु बुड्ढा फिर मिल जाए और मुझे अपने घर में ले आए और मेरे बचे खुचे दिन थोड़े आराम से निकल जाएं, लेकिन शायद नरक मैंने यहीं देख लेना था, इसीलिए किसी भी इंसान ने ऐसा कुछ नहीं समझा। हाँ, आस पड़ोस के 2-4 लोग कभी कभार पानी के 2 घूंट वो घास के कुछ दिन के डाल जाते हैं। हाँ, आस पड़ोस के 2-4 लोग कभी कभार पानी के 2 घूंट वो घास के कुछ दिन के डाल जाते थे। उठा तो मुझसे पहले ही नहीं जाता था, पहले तो 2-4 दिन के खा भी लेता था। जुगाड़ी तो जैसे कभी आने का नाम ही नहीं लेती है, जुगाड़ी तो जैसे कभी आने का नाम ही नहीं लेती है। रह रह कर ख्याल आता है कि कोई इंसान मौत का टीका ही लगा जाए और मेरी इस लीला को ख़त्म कर दे। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे इस नंदी बैल वाले पहनावे की वजह से लोग मुझ पर तरस खाकर भगवान से मेरे सामने ही मेरी मौत की प्रार्थना करते हैं और मेरा मन अंदर से टूट जाता है। उस मालिक बाबा का चेहरा देखे कई दिन हो चुके हैं। मैंने अब खाना पीना भी छोड़ दिया है। अब तो मुझे इंतजार है कि कब कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी की अंतिम सांस के बारे में पूछ ले कि मैं इस दुनिया से कब जाने वाला हूँ, और मैं जल्दी से हाँ मैं सिर हिला दूँ। लेकिन कई दिनों तक कोई नहीं आया जो मुझसे मेरी ज़िंदगी की अंतिम इच्छा की बात करे। मेरे मन में पीड़ा और डर के सिवा अब कुछ नहीं था। मुझे बार बार यही लगता है कि अगर मैं नंदी बैल नहीं होता तो शायद मेरी इस अंतिम जिंदगी का इतना भयानक अंत नहीं होना था। क्योंकि अगर मैं कहीं खेतों में काम करता तो वहीं खेतों में काम करते मौत हो जाती, या फिर मेहर जैसे सेवक की सेवा में दम तोड़ता। लेकिन नंदी बैल बनना तो जैसे अभिशाप बन गया है मेरे लिए। और साथ में मुझे यह भी लगता है कि सैकड़ों जानवर मेरी तरह ही कहीं ना कहीं सड़कों पर या कहीं और जगह मर जाते हैं और उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होती। और शायद मुझे मिट्टी नसीब हो ही जाए, मैं अपने बाबा मालिक को कैसे माफ़ कर दूँ इस वक्त जब मेरा अंत बड़ी कठिनाई में है और वह इंसानी फितरत दिखा रहा है। इंसान और जानवर का रिश्ता इतना स्वार्थी शायद इस कलयुग में ही बनता होगा। अब मेरा मन यह भी करता है कि दुनिया में अब कोई भी बैल नंदी बैल नहीं बने, नहीं तो जैसा मेरा हाल हुआ है वैसा बेहाल हो सकता है। मेरे सामने से एक इंसानी अर्थी निकली तो मुझे जानवर होने का भी दुख मालूम हुआ। कहाँ इंसान की अर्थी को फूल मालाओं में लपेट कर चिता तक ले जाया जाता है, और यहाँ एक नंदी बैल जिसे अपने मरने के बाद मिट्टी की भी आशा नहीं है। मुझे अपना दुख बांटने में भी दुख हो रहा है, इसलिए मैं अब आगे की कहानी नहीं सुनाना चाहता हूँ। बस कुछ पल तो वह नंदी बैल मरने के बाद लोगों की आंखों में खटकता रहा, फिर एक गाड़ी ले जाकर उसे वहाँ फेंक दिया जहाँ ना जाने कितने ही उसी तरह के बैल वो गाय हड्डियों के ढेर में फेंके जाते हैं।